कहानी का शीर्षक है नया धंधा। एक अद्भुत आदमी से भेंट। मैं शाम को कॉफ़ी हाउस में बैठता था क्योंकि मेरा मित्र भी वहीं बैठता था, और मेरा मित्र वहाँ बैठता क्योंकि उसके पास बहुत पैसे थे। मैं रोज़ ही कॉफ़ी हाउस जाता था क्योंकि वह मित्र मुझे रोज़ ही ले जाता था, क्योंकि वह शाम को मेरी संगति चाहता था। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। मेरे मित्र के पास केवल पैसे थे। हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे। मैंने बीए के बाद पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु हो गई। उसने पढ़ना नहीं छोड़ा क्योंकि उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई। मैं बीए पास करके एक साप्ताहिक पत्र में काम करने लगा। वह एमए करके दवाइयों की दुकान करने लगा। उसके पास बहुत धन था। मेरे पास सुंदर विनोद था। मित्र को मेरी संगति अच्छी लगती थी। मुझे मित्र की कॉफ़ी अच्छी लगती थी। मैं अपनी संगति को कॉफ़ी के बदले में बेचता था। यह हमारी मित्रता का आधार था। मित्रता का सर्वत्र यही आधार होता है, एक दूसरे का पूरक होकर रहना। दिन भर बाजार की धूल की जो परत उसके मन पर जम जाती, उसे मैं शाम को अपने हास्य व्यंग्य की नोक से कुरेद कर अलग कर देता, और दिन भर काम की जो थकान मेरे मन पर जम जाती, उसे उसकी कॉफ़ी बहा देती। शाम को वह व्यापारी से आदमी हो जाता, मैं आदमी से व्यापारी। हम लोग पश्चिमोत्तर के कोने पर ही टेबल पर बैठते क्योंकि उसके पास ही हरे रंग के पर्दे के भीतर स्त्रियों और जोड़ों के बैठने का प्रबंध था। वहाँ हमें इसलिए बैठना पड़ता था कि मित्र रेशमी कुर्ता पहन कर आता था और कान में इत्र का फोहा खोंसता था। और अगर स्त्रियों के पास नहीं बैठे तो रेशमी कुर्ता पहनने और इत्र लगाने से क्या फ़ायदा। हमारे ठीक सामने की टेबल पर दूसरे कोने में एक आदमी अक्सर बैठता था। वह अच्छे कपड़े पहनता था और सुनहरी फ्रेम का चश्मा लगाता था। वह बहुत शिक्षित शिष्ट आदमी लगता था, पर मेरे मित्र की तरह उसकी आंखें भी उस हरे पर्दे पर ही लगी रहती। कभी कभी इन दोनों की आंखें लट जाती, और तब मेरा मित्र खींच कर कहता, देखो वो साला वही आंखें गड़ाए है, बदमाश मालूम होता है। वो अकेला ही वहाँ बैठता था। कभी किसी से बोलते हमने उसे नहीं देखा। वो बैठे बैठे एकदम वहाँ से उठकर चल देता। उसके संबंध में मेरे मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं उठती। एक दिन मैंने उसके बारे में जानने का निश्चय कर लिया। और जब उठा तो मैं भी उठ खड़ा हुआ और मित्र विनोद से बोला, यार आओ आज जरा इस आदमी का पीछा करे देखे ये कहाँ जाता है। विनोद बड़े मेमन से बोला, होगा कोई, अपने को क्या मतलब। विनोद व्यापारी था, इसलिए व्यर्थ के झमेले में कभी नहीं पड़ता था। वह दुनिया को अपनी राह पर चलने देता था, बशर्ते कि दुनिया उसे उसकी राह पर चलकर पैसा कमाने दे। उसे दूसरे आदमी के मामलों से कोई मतलब नहीं था, जब तक कि वे मामले उसके व्यापार पर कोई प्रभाव न डालते। मैंने उसे वहीं छोड़ा और उसके पीछे हो लिया। काउंटर पर एक तरुण और तरुणी बिल चुका रहे थे। उनके पीछे ही वह आदमी खड़ा था। युवक और युवती कॉफ़ी हाउस से निकले और सड़क पर चलने लगे। वह आदमी भी कुछ फासले से उनके पीछे हो लिया, और उसके लगभग 10-15 गज पीछे मैं भी चलने लगा। एक बंगले के सामने वृक्ष की छाया में युवक युवती खड़े हो गए। वह आदमी भी एक वृक्ष की आड़ में छुप गया। 1-2 मिनट बाद युवक आगे बढ़ गया और युवती बंगले की ओर बढ़ी। उसी समय वह आदमी आड़ से निकला और उसने लड़की को पुकारा, शीला। वह तरुणी मुड़ी। थोड़ी देर दोनों में बातें हुई। उसके बाद वह आदमी आगे बढ़ गया और तरुणी बंगले में चली गई।
लगभग आधा मील चलकर वह आदमी एक मामूली मकान के सामने रुका और ताला खोलकर भीतर चला गया। मेरे मन में एक बड़ा कुतूहल जागृत हो गया। वह आदमी बड़ा रहस्यमय लगा। मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। वह कौन है? उस लड़की से उसका क्या संबंध है? दूसरे दिन हम जब कॉफ़ी हाउस पहुंचे तो हमें वह उसी स्थान पर बैठा मिला। थोड़ी देर बाद एक युवक और युवती कॉफ़ी पीकर पर्दे की ओर से निकले। वो आदमी भी उनके पीछे हो लिया। मैं भी विनोद को छोड़कर उसका पीछा करने लगा। ठीक पिछले दिन सरीखा हुआ। आज शीला की जगह विमला थी। ये क्रम 3-4 दिन चलता रहा। कोई जोड़ा वहां से उठता, उसके पीछे वह आदमी हो जाता और उसके पीछे मैं। कभी शीला होती, कभी विमला, कभी कामिनी, कभी रागिनी। उस आदमी का रहस्य खाना होता जाता था। एक दिन मेरा मित्र विनोद बाहर चला गया। वह कॉफ़ी पीने की तो आदत डाल गया था, पर पैसे नहीं दे गया था। आदत से मजबूर मैं कॉफ़ी हाउस गया और उसी टेबल पर बैठ गया। आंखें उठाकर देखा तो सामने हजरत बैठे थे। वो मेरी ओर गौर से देखता रहा। फिर एकाएक उठा और मेरे पास आकर बोला, आपके मित्र आज नहीं आए? मैं अचकचा गया। बोला, जी नहीं, वे आज बाहर चले गए हैं। यहाँ क्या काम करते हैं आप? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, मैं एक अखबार में काम करता हूँ। क्या नाम है आपका? शरदेंदु शर्मा। शरदेंदु शर्मा आप ही हैं? वो आंखें फाड़ कर बोला, मैंने आपकी कविताएं और कहानियां पढ़ी है। आप बड़े कलाकार हैं। मैंने ससंकोच कहा, यूं ही कुछ लिख लेता हूँ। वो तपाक से बोला, नहीं साहब, आप बड़े कलाकार हैं। आप सृष्टा है, आप दृष्टा है, आप ब्रह्मा है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसने सिर झुकाकर हाथ जोड़े। इतनी भक्ति से मैं घबरा गया। मैंने कहा, आप शायद मजाक कर रहे हैं। वो बड़े भाव भरे सुर में बोला, नहीं साहब, मैं क्यों आपकी मजाक करूंगा? हम लोग तो अंधे प्राणी हैं, राग द्वेष का पर्दा आंखों पर डाले हुए। आप दिव्य दृष्टि वाले देव हैं, जो मनुष्य के बाह्य को भेद कर उसके मन में शाश्वत सत्य को देखते हैं। आप आनंद की वृष्टि करते हैं। आप दादा है, हम केवल याचक। मैं बड़े असमंजस में पड़ गया। जिसे मैं गुंडा समझ रहा था, उसके मुंह से कविता छर रही थी। मैं मुग्ध हो गया। इसी समय मेरे मन में पिछले दिनों की उसकी हरकतें आई और मैं ये तय नहीं कर सका कि उसे क्या समझकर बातें करूं। इसी समय वेटर आया और उसने ऑर्डर दिया, 2 कॉफ़ी और टोस्ट। फिर मेरी ओर मुड़कर बोला, पिछली कुछ रातों से आप मेरे पीछे बड़े परेशान हैं। मैं अवाक रह गया। उसके मुख की ओर देखता रहा। वो बोला, आपका कुतूहल बड़ा स्वाभाविक है। आप लेखक ठहरे। मानव व्यवहार और मानव स्वभाव का उद्घाटन करना तो आपका काम है। काफ़ी आगे और खाने पीने में बात का सिलसिला कुछ देर टूट गया। फिर कुछ बातें चल पड़ी। वह बड़े सहज भाव से निर्मल मन से बात करता था। वह मुझे बहुत अच्छा लगा, पर ज्यों ही वह उस पर्दे की ओर देखने लगता, मेरे मन में उसकी सारी भलाई गायब हो जाती। हमारे मन में एक बना बनाया नैतिक सिद्धांत है, जो स्त्रियों की ओर देखे वह बुरा आदमी, जो न देखे वह अच्छा आदमी। बड़ी देर वह स्नेह से बातें करता रहा। फिर उठा, बोला, अब मैं चलूँगा। आपको आज मेरे पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं सीधा घर जाऊँगा। मैं तो चकित हो गया। मेरी परेशानी देखकर वह बोला, आप परेशान न हो, आपकी जिज्ञासा स्वाभाविक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लड़कियों का पीछे करने वाले गुंडे के सामने हूँ कि किसी कॉलेज के हिंदी प्रोफेसर के। मैं तब तक संभल गया था। मैंने कहा, लेकिन परिचय एक तरफा रह गया। आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो बोला, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं इस प्रस्ताव से सहमा। शंका हुई, पर मेरा कुतूहल आखिर जीत गया और मैं उसके साथ चला। मैं उसके घर पहुंचा। छोटा सा सुंदर मकान था।
बैठक में सोफा, टेबल तथा पुस्तकों की एक अलमारी। स्वयं ताला खोलकर अंदर घुसा था। इससे यह तो मैं नहीं जान गया कि वो वहाँ अकेला ही रहता है। मुझे कुर्सी पर बिठाकर वो बोला, मैं आपको बड़ा रहस्यात्मक व्यक्ति लगता हूँ ना? मैंने कहा, हाँ। मैं कई दिनों से जानने के लिए परेशान हूँ कि आप इस तरह लड़कियों का पीछा क्यों करते हैं। वो बोला, मैं बता तो दूँ आपको, पर आप इसे लिखे बिना मानेंगे नहीं और तब मेरा काम चौपट हो जाएगा। मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो बोला, खैर मैं आपको बतलाए देता हूँ। उसने टेबल की दराज में से एक पैकेट निकाला जिसमें कुछ तरुणों की तस्वीरें थी, जिनके नीचे नंबर लिखे थे 1 2 3 4। फिर उसने दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया जिसमें तरुणियों की तस्वीरें थी, जिनके नीचे भी नंबर लिखे थे। वो बोला, ये शहर के कुछ तरुण तरुणियों के चित्र है। इन दोनों के नंबरों का मिलान करिए, सब समझ में आ जाएगा। ये नंबर 3 की युवती और ये नंबर 3 का युवक, यानी दोनों प्रेमी। इस प्रकार मेरे पास कई जोड़ों के चित्र हैं। बड़ी मेहनत से मैंने इकट्ठे किए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ चित्र जोड़े से भी हैं। आप किसी युवती का नाम लीजिए, मैं इसके प्रेमी का नाम इस डायरेक्टरी में से देखकर बता दूंगा। मैंने कहा, परंतु परंतु किसी के पीछे दो दो नंबर लिखे हैं और कहीं इन दो चित्रों में एक ही नंबर है। इन दो युवतियों के चित्रों के नीचे 4 नंबर लिखा है। वो बोला, नंबर 4 वाले युवक इन दोनों के प्रेमी है। मैंने कहा, बड़ा विचित्र शौक है आपका। वो बोला, शौक नहीं है साहब, बिजनेस है, धंधा है। देखिए, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ग्रेजुएट हूँ। मैं काम भी कर सकता हूँ, पर मुझे काम मिला नहीं। नौकरी नहीं मिलती इस देश में। आदमी को पेट तो भरना ही है। मैंने सोचा कि आजकल किस कमोडिटी का बाजार गर्म है। समझा कि प्रेम का बाजार ही गर्म है। जैसे उच्च शिक्षित वर्ग में स्नो पाउडर आदि का फैशन है, वैसे ही प्रेम का भी। मैंने सोचा कि देश में स्नो पाउडर का व्यापार खूब हो रहा है, तो प्रेम का भी हो सकता है। बस मैंने पता लगाना शुरू किया। ये जोड़े मिले। मैंने इन पर प्रकट कर दिया कि मेरे पास उनका रहस्य है और सबूत भी, जो मैं उनके माता पिता पर प्रकट कर सकता हूँ। नहीं करता हूँ, इसके लिए मैं उनसे पैसे लेता हूँ। मैंने कहा, आप इनके प्रेम में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये ठीक नहीं है। वो बोला, मैं तो सिर्फ कमीशन लेता हूँ। स्नो पाउडर का व्यापारी भी तो कमीशन लेता है। स्नो पाउडर कोई खाना तो है नहीं, थोड़ा मुंह पर ही लगाते हैं, वो फैशन है। इसी तरह ये प्रेमी है। ये विवाह करना चाहें तो मैं इनकी मदद करता हूँ, पर विवाह के बिना प्रेम करना तो भाई साहब गेहूं नहीं हुआ, स्नो पाउडर ही हुआ। मैं कमीशन लेता हूँ, या यह कहिए कि मैं इनसे मनोरंजन कर लेता हूँ। सरकार को जो मनोरंजन कर लेने का अधिकार है, वही मुझे है। सरकार को यह अधिकार निषेधात्मक रूप में प्राप्त है। सरकार मनोरंजन रोक सकती है, पर रोकती नहीं है, इसलिए वह कर लेती है। मेरी भी यही स्थिति है। मैंने कहा, लेकिन आप भय के कारण ये बेचारे प्रेम का आनंद भी नहीं ले पाते होंगे। वो बोला, नहीं, बात इससे बिल्कुल उल्टी है। प्रेम में भय का तत्व तो जरूर है। सच्ची प्रीत को परकिया की ही होती है ना? क्यों? इसलिए कि उसमें स्वजनों परिजनों का भय रहता है। जोगते कठिन संजोग पर नार को। तुम्हारे काव्य के आदर्श राधा कृष्ण भी तो पति पत्नी नहीं थे। जो पत्नी ही है, वह क्या प्रेम करने की प्रक्रिया के प्रेम में भय और आशंका होती है, जिसके कारण प्रेम में अधिक खिंचाव और आकर्षण होता है। मैं अपनी ओर से भय का तत्व इनके प्रेम में मिलाता हूँ, इसलिए एक प्रकार से उनका उपकार ही करता हूँ। मैंने पूछा, तो आपको कितना रुपया मिल जाता है? यही 200-300 रुपया माहवार। मजे में जी रहा हूँ, धंधा कोई बुरा नहीं है। वो बोला, वो 3-4 दिन नहीं मिला, किसी और अड्डे पर चला गया होगा। एक दिन वह हमें उसी टेबल पर बैठा हुआ मिला। थोड़ी देर बाद
वो मेरे पास आकर बोला, आज ज़रा बाजार चलिएगा। मैंने पूछा क्यों? वह बोला, एक चीज़ खरीदना है, एक से दो फले। विनोद को वह आदमी अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए कि दोनों की निगाहें उस हरे पर्दे पर लेट पड़ती थी। विनोद किसी काम का बहाना करके चला गया। मैं और वह आदमी बाजार चल दिए। रास्ते में वह बोला, एक बढ़िया साड़ी खरीदना है। मैंने पूछा, साड़ी का क्या करेंगे आप? वह बोला, विवाह के उपहार में देना है। मेरे एक क्लाइंट की कल शादी है, रागनी की, उसी को देना है। मैं बड़ा चकित हुआ, बोला, यह भी बड़ी अजीब बात है। अब आप उसे साड़ी देंगे? बिजनेस से यह उदारता मेल नहीं खाती। वो बोला, मैं तो ऐसा ही करता रहा हूँ। उससे मेरा 2 साल का संबंध है, लगभग 400 रुपया मिल चुके हैं उससे मुझे। अब जब उसकी शादी हो रही है तो क्या मैं उसे एक उपहार नहीं दूं? मैं तय नहीं कर पाया कि उसे देव कहूँ, दानव कहूँ या सनकी कहूँ। खैर, साड़ी तो खरीदी गई। अब मेरी उससे खासी घनिष्ठता हो गई थी। एक दिन वह अपनी भुजा पर काला पट्टा लगाए था। मैंने पूछा, ये काहे का मातम है? कौन मर गया? वो बोला, मरा कोई नहीं है, आजकल मेरे क्लाइंट का तलाक हो गया। मुझे बड़ा अफसोस है। एक दिन मैंने कहा, विवाह के बाद तो तुम इन क्लाइंट से ज़्यादा रुपया एंड सकते हो। उन्हें यह भय दिखाओ कि तुम उनका सारा इतिहास पति को बदला दोगे। वह बोला, छी छी, मैं इतना नीच नहीं हूँ कि किसी की गृहस्थी बिगाड़ूं। विवाह होते ही मैं डायरेक्टरी से उनका नाम काट देता हूँ और फोटो फाड़ कर फेंक देता हूँ। 2 महीने पहले मेरी उससे अंतिम भेंट हुई। तब से वह न जाने कहाँ चला गया। कॉफ़ी हाउस में मैंने उसे कभी नहीं देखा। घर पर एक आध बार गया तो मालूम हुआ कि उसने मकान बदल दिया। वह क्यों गुप्त हो गया मैं नहीं जान पाया। शायद विनोद जानता है पर बदलाना नहीं चाहता। विनोद का उससे बिल्कुल परिचय नहीं था। 2 महीने पहले विनोद की शादी हो रही थी, जो एकाएक उसी के मना करने पर टल गई। एक दिन हम दोनों मित्र कॉफ़ी पी रहे थे कि वो आदमी आया और बोला, आज फिर बाजार चलना पड़ेगा, मेरे एक क्लाइंट की शादी है। मैंने पूछा, अपने प्रेमी के साथ कि? वो बोला, नहीं, माता पिता के प्रेमी के साथ। नहीं, माता पिता के प्रेमी के साथ। कोई दुकानदार है, पर सुना है लड़का पढ़ा लिखा काफ़ी है। मैंने कहा, दिखाओ अपने क्लाइंट का नंबर और तस्वीर। वह विनोद की ओर देखकर जरा चिचका, पर मैंने आंखों के संकेत से समझा दिया कि विश्वासी मित्र है। उसने पैकेट खोला और एक लड़की की तस्वीर दिखाकर बोला, देखो, यह है कुसुम, नंबर 7। और फिर एक तरुण की तस्वीर दिखाकर बोला, ये रहे प्रेमी नंबर 7। विनोद ने देखा और बिना कुछ कहे एकदम उठकर चल दिया। मैं और वह दोनों चकित रह गए। उसने कहा, आपके मित्र क्यों? में एकदम उठकर चले गए। मैंने कहा, मुझे भी आश्चर्य है। वह बड़ा परेशान हो गया। आपके मित्र का नाम क्या है? मैंने कहा, विनोद कुमार शर्मा। उसने तपाक से दूसरा प्रश्न पूछा, इनकी दवाई की दुकान है? मैंने कहा, हाँ। वह पसीने से तर रहा था, चेहरे पर बड़ी घबराहट थी। ठंडी लंबी सांस छोड़कर बोला, अरे अरे, आज बड़ा अनर्थ हो गया। वह उठा और चल दिया। तब से आज तक वह प्रेम का व्यापारी नहीं मिला।